हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट सन 2005 के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम सारी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद हम थ्योरी पर जाएंगे। ये एग्ज़ाम के पर्पस से है। इसमें किस तरह से एग्ज़ाम्स में ये आता है, एलएलबी, एलएलएम और भी एपीओ एडीपीओ के एग्ज़ाम्स के बारे में, जो सब कुछ इस तरह से ही आता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही आसान ये एक्ट है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही छोटा सा ये एक्ट है, यानी कि सबसे आसान ये एक्ट है। ये ना कि सिर्फ हम एग्ज़ाम के पर्पस से ही देखें, बल्कि ये हर एक नागरिक का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट सन 2005, इसको 12 अक्टूबर को लागू किया गया था। 12 अक्टूबर सन 2005 में ये पहले जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, लेकिन ये सन 2019 के बाद ये जम्मू और कश्मीर पर भी लागू है। इसके अंदर 31 धाराएं हैं, 31 सेक्शंस हैं और 6 चैप्टर हैं, यानी कि 6 अध्याय हैं। और 31 धाराओं में मुश्किल से मुश्किल जो मेन सेक्शंस हैं वो केवल 20 धाराएं हैं, जो कि हमारे काम में आती हैं। इसको पढ़ने के साथ साथ इसको हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा एक कानूनी अधिकार है। तो आइए मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और आप भी लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा। सबसे पहले तो हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो उद्देश्य था, वो उसका उद्देश्य केवल ये है कि लोकतांत्रिक ही हमारा एक देश है और इसमें जवाबदेही बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। यानी कि किसी भी सरकारी विभाग में यदि किसी भी तरह की कोई भी झोल झाल करने की कोई कोशिश करता है कोई भी अधिकारी, तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट के तहत उसकी उस विभाग की सारी जानकारी मंगा सकते हैं, जिससे कि जवाबदेही बना रहता है और लोकतांत्रिक देश में पूरी तरह कार्य को ईमानदारी से करते हैं ये लोग। तो सबसे पहले हम सेक्शन बाय सेक्शन समझते हैं। इसका जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में आप किसी भी एक्ट के अंदर देख सकते हो, किसी भी जो कि कितने भी एक्ट हों उनमें सेक्शन 1 में सबसे पहले संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया हुआ होता है। ये तो आपको याद रखना ही होगा। और आप कानून के स्टूडेंट हो तो आपको ये तो सबसे पहले पता ही होगा कि एक्ट के पहले सेक्शन में क्या दिया हुआ होता है। तो उसका संक्षिप्त नाम दिया हुआ होता है, प्रीएम्बल जिसको हम बोलते हैं, विस्तार दिया हुआ था और प्रारंभ दिया हुआ होता है। यह पूरे भारत में लागू है। ये पहले लागू नहीं था जम्मू और कश्मीर पर, लेकिन 2019 के बाद ये पूरे भारत में, पूरे जितने भी स्टेट हैं हर एक स्टेट में लागू है सन 2019 के बाद। ये 12 अक्टूबर को लागू हुआ था, ये मैंने अभी आपको बताया था। और ये जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंदर दी गई हैं डेफिनेशंस, यानी कि परिभाषाएं। सेक्शन 2 के अंदर दी गई हैं परिभाषाएं। परिभाषाओं में क्या होता है, इसका अर्थ बताया जाता है कि ये क्या है, क्या चीज़ नहीं है। परिभाषाओं में दिया हुआ है, इस धारा में मुख्य शब्दों का अर्थ बताया गया है। सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, लोक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी, अभिलेख रिकॉर्ड यानी कि जो भी उसका रिकॉर्ड है वो रखने को अभिलेख कहते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोक सूचना अधिकारी, ये सारी दिया हुआ है डेफिनेशन में। सेक्शन 3 के अंदर जो है सूचना पाने का अधिकार है, ये जो धारा है वो सबसे मेन धारा है, क्योंकि इस धारा के तहत ही हम अपनी सूचना मंगाते हैं किसी भी विभाग से। तो सूचना पाने का अधिकार जो आता है वो सेक्शन 3 के अंदर आता है। ये आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि सबसे मेन जो धारा है वो यही है सेक्शन। क्योंकि हर भारतीय नागरिक को सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है वो धारा 3 के अंतर्गत आता है। धारा 3 के अंतर्गत आता है। अब जो धारा 4 दी गई है, धारा 4 के अंतर्गत लोक प्राधिकरण के दायित्व आते हैं। यानी कि सरकारी विभागों का कर्तव्य है कि वे अधिक से अधिक जानकारी स्वयं जनता के लिए उपलब्ध कराएं। यानी कि अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी मांगी है तो धारा 4 के अंतर्गत इनका ये कर्तव्य है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद ही उपलब्ध करा दें।
धारा 5 कहती है लोक सूचना अधिकारी, हर सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो इन सबसे बड़ा अधिकारी होगा लोक सूचना अधिकारी, वो नियुक्त कर जाएगा धारा 5 के अंतर्गत। धारा 6 के अंतर्गत जो है वो आवेदन किया जाता है। आवेदन यानी कि कोई भी चीज़ ड्राफ्ट जिसे कहते हैं वो धारा 6 के अंतर्गत आती है, सेक्शन 6 के अंतर्गत। कोई भी नागरिक साधारण आवेदन पत्र देकर सूचना मांग सकता है, यानी कि जो भारत का नागरिक होगा केवल वही सूचना मांग सकता है। वो किस तरह से मांगता है सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है और ऑनलाइन भी मांग सकता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से। ऑनलाइन की जो फ़ीस है वो केवल 10 रुपये है और ऑफलाइन की फ़ीस भी 10 रुपये है। कुछ जगहों पर 50 रुपये फ़ीस है, जैसे कि राजस्थान में, वहाँ पर 50 रुपये फ़ीस दी जाती है, लेकिन इसकी केवल और केवल 10 रुपये फ़ीस है। तो ये सूचना के लिए आवेदन जो किया जाता है वो धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है। धारा 7 जो कहती है सूचना देने की समय सीमा, यानी कि अगर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उसका एक टाइम लिमिट क्राइटेरिया तो होगा ना। तो जो सामान्य मामले होते हैं, जैसे कि हमने किसी का भी मामला मांगा, यानी कि हमने किसी विश्वविद्यालय की हमने फ़ीस के बारे में मांगा मामला, कि इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी फ़ीस क्यों इतनी ले रहे हैं, या वो कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी की हमने इन्फॉर्मेशन मांगी तो वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे 30 दिन के अंतर्गत, यानी कि 30 दिन के अंदर ही अंदर हमें उन्हें हमें सारी इन्फॉर्मेशन देना होगी। और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि 48 घंटे के अंतर्गत देना होती हैं। वो कौन सी होती हैं? जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे के अंदर हमें सूचना देना होती है अधिकारियों को। और जो जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े हुए मामले नहीं होते हैं, उन सारी सूचनाओं को 30 दिन के अंतर्गत ये सूचना अधिकारी हमें सूचना प्राप्त करवाते हैं, आवेदन देने के 30 दिन के बाद। यानी कि जिस दिन वो आवेदन एक्सेप्ट करेंगे उस दिन से काउंट किए जाएंगे 30 दिन। उन 30 दिन के अंतर्गत वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाएंगे। अगर जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े हुए मामला होगा तो 48 घंटे के अंतर्गत वो हमें सूचना प्राप्त करवाएंगे। ये आता है धारा 7 के अंतर्गत। धारा 3 के अंतर्गत क्या आता है? सूचना पाने का अधिकार। धारा 6 के अंतर्गत क्या आता है? सूचना के लिए आवेदन करना। धारा 7 के अंतर्गत क्या आता है? समय सीमा। ये 3 धाराएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। धारा 8 के अंतर्गत जो आता है वो सूचना देने से छूट, यानी कि कुछ सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। कुछ सूचनाएं कौन सी नहीं दी जाएंगी? जैसे कि जो न्यायालय ने बंद कर दी, यानी कि न्यायालय ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया हो कि ये सूचनाएं अब नहीं दी जाएंगी। कौन कौन सी? जो कि न्यायालय ने, जैसे कि कोई वाद चल रहा है किसी का, अब हम उस वाद की कोई सूचना मांगना चाहें, यानी कि किसी केस की इन्फॉर्मेशन मांगना चाहें और वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया है, तो वह इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी सेक्शन 8 यानी कि धारा 8 के अंतर्गत। और कौन कौन सी दी जाएंगी? जैसे कि व्यापारिक गोपनीयता, यानी कि किसी का बिजनेस है, उस बिजनेस की हम कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहें तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और जो जो जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को दिक्कत हो वो सूचना नहीं दी जाएगी, यानी कि सूचना देने से छूट वो है वो धारा 8 के अंतर्गत आती है। अब जो है इसके बाद हम चलते हैं आगे धारा 9 के अंतर्गत। धारा 9 में जो आता है वो कॉपीराइट का मामला आता है, यानी कि कोई सूचना ऐसी है जिससे कि कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो सूचना नहीं दी जाएगी। यानी कि किसी का यदि सूचना देने के लिए किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो सूचना नहीं दी जाएगी। धारा 10 के अंतर्गत आता है आंशिक सूचना, यानी कि यदि रिकॉर्ड का कुछ भाग गोपनीय है तो उसे हटाकर बाकी सूचना दे दी जाएगी। यानी कि जो अभी बताया था धारा 8 के अंतर्गत। अब यानी कि किसी ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी, जैसे कि उसने शुरुआत में तो लिख दिया धारा 8 के अंतर्गत जो चीज़ न्यायालय ने मना करा था वो इसने इन्फॉर्मेशन मांगी धारा 8 के अंतर्गत वाली, और उसके बाद जो है उसने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांग ली। तो धारा 10 के अंतर्गत ये कहती है धारा 10 कि जो धारा 8 की उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है किसी व्यक्ति ने, किसी नागरिक ने, तो वो उस धारा के अंतर्गत के विपरीत नहीं जाएगा। जो धारा 8 के अंतर्गत उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको हटाकर जो आगे की इन्फॉर्मेशन, जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है उसको दे देगा, और आगे की जो गोपनीय वाली सूचना है उसको नहीं देगा। गोपनीय वाली सूचना को हटाकर जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो दे देगा। तो ये आता है धारा 10 के अंतर्गत। अब धारा 11 के अंतर्गत आता है तीसरे पक्ष की सूचना। यदि सूचना किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित है तो पहले उसका पक्ष सुना जाएगा। धारा 11 के अंतर्गत आती है थर्ड पार्टी, इसको बोलते हैं हम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होती है? जैसे कि हमने किसी से इन्फॉर्मेशन मांगी, यानी कि हमने सूचना अधिकारी से इन्फॉर्मेशन मांगी किसी तीसरे व्यक्ति से,
तीसरे व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन मांगी, तो तीसरे व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सूचना अधिकारी डायरेक्टली हमें प्रोवाइड नहीं कराएगा। पहले उस व्यक्ति को एक नोटिस जारी, तीसरे व्यक्ति को, यदि तीसरा व्यक्ति उस नोटिस को एक्सेप्ट करेगा, अगर वो हाँ कहेगा, तभी सूचना अधिकारी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देगा। धारा 11 को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि कोई एक हस्बैंड है ए नाम का, उसकी पत्नी है बी नाम की। अब बी नाम की पत्नी सूचना अधिकारी को एक सूचना मांगती है कि वह ये बताए कि उसका पति किसी एक कंपनी में जॉब करता है, ए नाम का व्यक्ति। उसकी इन्फॉर्मेशन मांगनी है कि उसकी कितनी तनख्वाह है, वो कितना कमाता है और वह उसकी ड्यूटी कितनी है। अब यदि बी नाम की जो पत्नी है वो सूचना अधिकारी को सूचना मांगेगी, तो सूचना अधिकारी उसकी सूचना को एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं देगा। क्योंकि सूचना अधिकारी पहले उस व्यक्ति को, यानी कि उसके हस्बैंड को, वह सूचना भेजेगा कि आपकी पत्नी ऐसे ऐसे सूचना मांग रही है, क्या हम आपकी सूचना प्रोवाइड करवाएं उसको। यदि उसका व्यक्ति एक्सेप्ट कर उसका हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, जो थर्ड पार्टी व्यक्ति है, तब वह सूचना अधिकारी बी यानी कि उसकी पत्नी को सारी सूचना देगा। अगर वो मना कर देता है तो कोई भी सूचना उसकी पत्नी को नहीं दी जाएगी। इसको कहते हैं थर्ड पार्टी। ये आता है धारा 11 के अंतर्गत। तो तीसरे पक्ष की सूचना, यदि सूचना किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित है तो पहले उसका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही सूचना प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब आते हैं धारा 12 के अंतर्गत। धारा 12 के अंतर्गत आता है केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि सूचना आयोग दो भागों में बांटा गया है, एक केंद्रीय सूचना आयोग और एक है राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो है केंद्र की सारी सूचनाएं देता है, जैसे कि रेलवे, अगर हमें रेलवे की कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी होगी तो वो रेलवे तो केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत आता है ना। तो वो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में डिफरेंट है। यानी कि अगर हमें स्टेट के अंतर्गत की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें देना होगी स्टेट सूचना आयोग, यानी कि राज्य सूचना आयोग को, उससे मांगना पड़ेगी। अगर हमें केंद्र की कोई सूचना मांगना होगी, जैसे कि रेलवे की मांगना है, तो वह हमें देना होगी केंद्र सूचना आयोग की। तो इसी तरह से दो सूचना आयोग हैं, एक स्टेट सूचना आयोग यानी कि राज्य सूचना आयोग, एक है केंद्र सूचना आयोग। तो इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये हम धारा 12 के अंतर्गत आता है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है धारा 12 के अंतर्गत। धारा 13 के अंतर्गत क्या है? धारा 13 के अंतर्गत है सेवा एवं शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा संबंधी नियम, ये आती है धारा 13 के अंतर्गत। ये भी केंद्रीय सूचना आयोग की ये धाराएं 12, धारा 13 और धारा 14। धारा 14 के अंतर्गत क्या आता है? हटाने की प्रक्रिया। किसको हटाने की प्रक्रिया? यदि कोई भी सूचना अधिकारी कोई भी दिक्कत देता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया जो है वो धारा 14 के अंतर्गत है। धारा 12 के अंतर्गत क्या होता है? गठन। धारा 13 के अंतर्गत सेवा और शर्तें। सेवा और शर्तों में क्या क्या आता है? जैसे कि सैलरी हो गई और उनका कार्य हो गई, ये सब आता है धारा 13 के अंतर्गत। अब धारा 14 के अंतर्गत क्या आता है? उसको हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया किसको? जो केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारी हैं, पब्लिक अथॉरिटी जो हैं, वो उनको हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो धारा 14 के अंतर्गत आती है। देखो 12 के अंतर्गत क्या होता है? सूचना आयोग का गठन। किसका आयोग का? केंद्र वाले का, यानी कि सेंट्रल केंद्र वाले का गठन जो आता है धारा 12 के अंतर्गत। धारा 13 के अंतर्गत आती है उसकी सेवा शर्तें, यानी कि उसकी सैलरी, उसकी सैलरी आ गई, उसका कार्य आ गया। और धारा 14 के अंतर्गत क्या आता है? उसको हटाने की प्रक्रिया। यदि उसने कोई भी ऐसा कार्य किया है जो उसको हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो वो अपनाई जाएगी धारा 14 के अंतर्गत। ये हो गई केंद्र सूचना आयोग के मामला। केंद्र सूचना आयोग 3 धाराओं के अंतर्गत ही सम्मिलित है, 12, 13 और 14। अब आते हैं राज्य सूचना आयोग पे। राज्य सूचना आयोग जो स्टेट का होता है वो है धारा 15 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। जिस तरह से केंद्र सूचना आयोग का गठन होता है उसी तरह से राज्य सूचना आयोग का गठन होता है। धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन होता है। धारा 16 के अंतर्गत इसकी सेवा और शर्तें, यानी कि इसकी सैलरी वगैरह सारी डिस्कस करी जाती है, वो धारा 16 के अंतर्गत। धारा 17 के अंतर्गत इसको हटाने की प्रक्रिया है। किसको हटाने की प्रक्रिया है? स्टेट के पब्लिक अथॉरिटी को हटाने की प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो धारा 17 के अंतर्गत। धारा 12, धारा 13 और धारा 14 का जो है मामला वो केंद्र सूचना आयोग का है। धारा 15, धारा 16 और धारा 17 का जो मामला है वो स्टेट का है, यानी कि राज्य सूचना आयोग का है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
ये जो केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, ये बिल्कुल सेम तरह से इसको गठित किया जाता है, उनका चयन किया जाता है, सेम तरह से इनकी सैलरी होती है, सेम तरह से इनको हटाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन इसकी धाराएं जो हैं वो डिफरेंट है। जो केंद्र सूचना आयोग है वो 12, 13 और 14 के अंतर्गत आता है। जो राज्य सूचना आयोग है वो 15, 16, 17 के अंतर्गत आता है। धारा 18 के अंतर्गत आती है शिकायत। यदि कोई पब्लिक अथॉरिटी यानी कि सूचना आयोग में शिकायत नहीं मिलती है, या वो बहाने करते हैं, या मिलती है तो गलत सूचना देते हैं, या सूचना देने में टाल करते हैं, यानी कि 30 दिन हो गए उसके बाद भी सूचना नहीं दे रहे हैं, या सूचना गलत दे दी, या किसी भी रीज़न से उन्होंने आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो आवेदन जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, तो उसके ऐसे मामलों में हम शिकायत करते हैं धारा 18 के अंतर्गत सूचना अधिकारी को। यानी कि सूचना आयोग के ऊपर एक होता है सूचना अधिकारी, उस सूचना अधिकारी को हम शिकायत करते हैं धारा 18 के अंतर्गत। धारा 29 के अंतर्गत अपील की जाती है, यानी अपील होती है दो तरह की, एक प्रथम अपील और एक होती है द्वितीय अपील। प्रथम अपील जो होती है विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाती है, द्वितीय अपील जो होती है वो सूचना आयोग के पास जाती है। तो अपील जो आती है वो धारा 19 के अंतर्गत आती है। अब आते हैं धारा 20 के अंतर्गत। धारा 20 के अंतर्गत क्या है, दंड दिया हुआ है, यानी कि सज़ा का प्रावधान जो है वो धारा 20 के अंतर्गत दिया हुआ है। ये धारा 18, 19 और 20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। अब धारा 20 के अंतर्गत जो है दंड किसे दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा सूचना अधिकारी को या फिर सूचना आयोग के कर्मचारी को। धारा 20 के अंतर्गत जो है दंड दिया हुआ है, यदि पीआईओ बिना कारण सूचना नहीं देता है या गलत सूचना देता है तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 250 रुपये प्रतिदिन का उस पर पेनल्टी पड़ेगी। अगर उसने कोई सूचना देने से मना कर दिया तो 250 रुपये एक दिन की पेनल्टी पड़ेगी। 30 दिन के बाद अगर उसने वह आपको सूचना नहीं दे रहा है, 30 दिन का तो समय सीमा होती है, अगर 30 दिन से 31वां दिन भी होता है तो 250 रुपये प्रतिदिन, जितने दिन वो लेट करेगा उस पर 250 रुपये प्रतिदिन उस पर दंड पड़ेगा। और अधिकतम जो है मामला जो 25,000 रुपये अधिकतम से अधिकतम इस पे दंड पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा। तो 250 रुपये प्रतिदिन और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये धारा 20 के अंतर्गत आता है। 31 धाराओं में से ये थी मुख्य धाराएं, मैंने आपको बताई हैं 20 धाराएं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत ये सारी धाराएं हैं। ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये जो 20 धाराएं हैं इसमें से धारा 3, धारा 6, धारा 8, धारा 9, धारा 12, 13, 14 जो कि केंद्र आयोग की है, धारा 15, 16, 17 जो कि राज्य आयोग की है, गठन की समय सीमा, सारी बातें दी गई हैं। धारा 18, 19, 20 के अंतर्गत अपील पेनल्टी 20 के अंतर्गत दी गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। तो अगर आपने इसको आसान भाषा में समझा है तो आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स में आप लिख सकते हैं। हमारा जो पर्पस है वो केवल और केवल एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का नहीं है। हमारा जो पर्पस हमारा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का केवल यही उद्देश्य है कि आपको आपके अंदर नॉलेज इंक्रीज़ हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग मी।